हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत के शास्त्रीय नृत्य, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो के बाद उन सभी लेक्चर को कंप्लीट कर लेना, जिसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। मैं हर एक लेक्चर की पीडीएफ वीडियो के तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उनके लिए बता देता हूं कि हमने 4 लेक्चर के अंतर्गत क्या क्या कवर कर लिया है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भारत की गुफाओं को, सेकंड लेक्चर में भारत के आधुनिक स्थापत्य को, थर्ड लेक्चर में हमने किया था मस्जिद व मीनारों को, और फोर्थ लेक्चर में हमने लगभग 40 से ज़्यादा भारत के मंदिरों को कवर किया था। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5, जिसके अंतर्गत हम करने वाले हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य को। तो आइए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और जिन जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अभी क्या होगा, आने वाले समय में लगभग 1-2 हफ्ते बाद मैं सभी एग्ज़ामों के लिए अलग अलग नोट्स बना रहा हूँ, जो कि एनटीपीसी के लिए अलग, ग्रुप डी के लिए अलग, यूपी पुलिस के लिए अलग, ठीक है, बीओ के लिए अलग। उससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आप अलग अलग नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक नोट्स में सबसे काम नहीं चलाना है। वो फास्ट रिवीजन नोट्स होंगे, जैसे कि आप एग्जाम से पहले उन्हें 2-3 घंटे में आसानी से रिवाइज करके जा सके, और कंप्लीटली एनसीईआरटी से लिए गए होंगे। तो आप वो नोट्स बिल्कुल मिस ना करें और अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपके वो नोट्स मिस ना हो। और आप रेगुलर रहिए चैनल पर, जिससे कि आपका कंटेंट भी मिस ना हो। आने वाले समय में वादा करता हूँ इसी प्रकार बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं देता रहूँगा, नोट्स में देता रहूँगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं शास्त्रीय नृत्य। देखिए, शास्त्रीय नृत्य जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि शास्त्रों में लिखी गई बातों के ऊपर किए जाने वाले नृत्य को हम कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। यानी जो चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो संगीत हो, जो शास्त्रों में लिखी गई हैं उन्हीं के अनुरूप किए जाने वाले नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य का सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसा कोई भी नृत्य नहीं है शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत जो कि शास्त्रों में लिखी गई बातों के ऊपर ना किया जाता हो, और यह एक कुलीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन ये बनता है, आखिरकार ये कुलीन व्यक्तियों द्वारा क्यों किया जाता है? आखिरकार शास्त्रीय नृत्य कुलीन व्यक्तियों द्वारा क्यों किए जाते हैं? देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो शास्त्र होते थे वो उच्च कुल के लोग ही पढ़ते थे, उच्च कुल के लोग ही पढ़ते थे। जब उच्च कुल के लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो जो शास्त्रीय नृत्य होंगे वो भी उच्च कुल के लोग ही करेंगे। यानी शास्त्रीय नृत्य को कुलीन लोग करते हैं, और इनका निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और भारत सरकार की भी किस अकादमी द्वारा? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। इनके लिए एक विशेष वेशभूषा की जरूरत होती है, मतलब विशेष प्रकार की वेशभूषा की जरूरत होती है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य होंगे उनकी अपनी अलग अलग वेशभूषा, यानी अपने अलग अलग कपड़े होंगे, और उनके अपने अलग अलग गुरु होंगे, यानी उन्हें एक विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत। जो वर्तमान में भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या है 8, कि आप देख भी सकते हैं। देखिए, भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं सबकी अपनी वेशभूषा है, अपना एक अलग कल्चर भी है, ठीक है। ये होते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य। आइए अब समझते हैं कि लोक नृत्य क्या होते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लोक नृत्य यानी आम जनता या आम लोगों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। मतलब कोई डांस ऐसा हो जो कि आम जनता द्वारा किसी क्षेत्र में किया जाता हो और वो वहाँ पर फेमस हो जाए, तो वो कहलाता हमारा लोक नृत्य। मान लीजिए कोई बाराती डांस है, वो आम जनता द्वारा बारातों में किया जा रहा है, और कुछ समय बाद वो एक विशेष क्षेत्र में फेमस हो जाए, तो वो डांस उस विशेष क्षेत्र का लोक नृत्य कहलाएगा। तो यही डिफरेंस है हमारा लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में। क्या डिफरेंस है कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो उच्च कुल के लोग द्वारा किए जाते हैं, जबकि ये आम जनता द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ये शास्त्रों में लिखी गई बातों के ऊपर किए जाते हैं, जबकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इनका निर्धारण संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जाता है, जबकि इनके लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। इनकी संख्या 8 है, जबकि लोक नृत्यों की कोई भी संख्या निर्धारण नहीं है। इसमें एक विशेष प्रकार की वेशभूषा की जरूरत होती है और विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इनमें इस प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।
तो ये थे हमारे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों में डिफरेंस। आइए अब हम अपने 8 शास्त्रीय नृत्यों को देखते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और उनसे किस प्रकार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए एक एक को अच्छे से डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह एक तमिल संस्कृति से लिया गया शास्त्रीय नृत्य है और यह एक एकल नृत्य है यानी सोलो नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और महिलाएं भी कौन सी, जो कि देवदासियां होती हैं मंदिरों में। मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है भरतनाट्यम। मंदिरों में देवदासियों द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम पड़ा दासी अट्टम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन से शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम को दासी अट्टम कहा जाता है क्योंकि यह दासियों द्वारा किया जाता है मंदिरों में। अब देखते हैं कुछ संबंधित व्यक्ति जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। देखिए एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल यही पूछ लेगा कि रुक्मणी देवी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम। तो आइए देखते हैं कि भरतनाट्यम से कौन कौन व्यक्ति संबंधित है। सबसे पहला है रुक्मणी देवी और सेकंड पर है लीला सैमसन। लीला सैमसन और रुक्मणी देवी दोनों भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भरतनाट्यम किस संस्कृति से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा तमिल संस्कृति से संबंधित है। यह एक कैसा नृत्य है, तो यह एक एकल नृत्य है। एकल यानी सोलो नृत्य है। और सोलो नृत्य क्यों है, क्योंकि केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और महिलाएं भी कौन सी होती हैं, जो कि देवदासियां होती हैं मंदिरों में। मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा दासी अट्टम। तो पूछा जाता है कि दासी अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम को कहा जाता है। इससे संबंधित 2 व्यक्ति को आपको याद रखने हैं, पहला रुक्मणी देवी और दूसरा लीला सैमसन। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। जो हमारा नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको याद रखना केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह पहले पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन एक महिला हुई जिनका नाम था रागिनी देवी। रागिनी देवी ने पुरुषों के एकाधिकार को खत्म कर दिया, यानी इसमें फिर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे पूर्व का वैले कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कथकली। कौन सा? कथकली को पूर्व का वैले कहा जाता है। इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो है मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर और आनंद शिवरामन। तो आइए देखते हैं इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको आंसर होगा केरल का। ठीक है, ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने कथकली में पुरुषों के एकाधिकार को खत्म कर दिया था, तो वो थी हमारी रागिनी देवी। रागिनी देवी ने पुरुषों के एकाधिकार को खत्म कर दिया था कथकली में, और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में, पूर्व का वैले किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कथकली को कहा जाता है। आइए देखते हैं इससे संबंधित व्यक्ति को कौन कौन से आपको याद रखने हैं मुख्य रूप से। पहले मृणालिनी साराभाई, सेकंड नंबर पर उदय शंकर और थर्ड नंबर पर आनंद शिवरामन को आपको याद रखना है, जो कि क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी गए हैं। आइए नेक्स्ट हम शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है मोहिनीअट्टम। देखिए मोहिनीअट्टम सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है हर एक शास्त्रीय नृत्य से कि वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम हमारा कहाँ का है? केरल का है। कथकली भी हमारा केरल का था और मोहिनीअट्टम भी हमारा केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। जो मोहिनीअट्टम है इसकी खास विशेषता ये है कि ये भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है। मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है। इसका मतलब भरतनाट्यम प्लस कथकली इक्वल टू मोहिनीअट्टम, यानी जो भरतनाट्यम की कलाएं हैं और कथकली की कलाएं हैं, दोनों को कलाओं का यूज करके मोहिनीअट्टम डांस किया जाता है। इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं आपको याद रखने हैं वो है हेमा मालिनी, श्रीदेवी और कल्याणी देवी। देखिए हेमा मालिनी जो थी वो भरतनाट्यम से भी संबंधित थी, भरतनाट्यम से भी संबंधित थी। सीधी सी बात है, जब मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है और हेमा मालिनी भरतनाट्यम से संबंधित थी, तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि वो मोहिनीअट्टम से भी संबंधित होंगी। क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार बनता है कि हमारी हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, तो अब तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम। यदि पूछ ले
कि हेमा मालिनी ने सर्वाधिक किस शास्त्रीय नृत्य का विकास किया, तो आपका आंसर होगा मोहिनीअट्टम का सर्वाधिक विकास किया, प्रचार प्रसार किया। तो यहां से देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो यही पूछा जाएगा कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर होगा केरल का। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि भरतनाट्यम और कथकली की कलाओं का प्रयोग करके किया जाता है, या उन दोनों का मिश्रण है, भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है, तो आपका आंसर होगा मोहिनीअट्टम। पूछ लेगा कि हेमा मालिनी ने किस शास्त्रीय नृत्य का सर्वाधिक विकास किया, तो आपका आंसर होगा मोहिनीअट्टम का सर्वाधिक विकास किया। श्रीदेवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, तो आपका आंसर होगा मोहिनीअट्टम से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कल्याणी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, तो आपका आंसर होगा मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी सबसे पहला क्वेश्चन वही कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह अस्तित्व में किस प्रकार आया, यानी ये कहाँ से प्रकट हुआ नृत्य, तो एक यह नृत्य आंध्र प्रदेश के गांव कुचेलपुरम, आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचेलपुरम, उससे अस्तित्व में आया। यानी सबसे पहले ये नृत्य कुचेलपुरम गांव जो कि आंध्र प्रदेश का एक गांव है वहां पर किया जाता था, वहां से फेमस हुआ और सभी लोगों में प्रचलित हुआ। तो कुचेलपुरम गांव जो है उसे इसका जन्मदाता कहा जाता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य का मतलब है इसमें पुरुष ज़्यादा भाग लेते हैं, लेती महिलाएं भी भाग हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या अधिक होती है महिलाओं से। ठीक है, यह भी नृत्य हमारा भरतनाट्यम से संबंधित है। यह नृत्य भी हमारा भरतनाट्यम से संबंधित है। जिस प्रकार मोहिनीअट्टम कथकली व भरतनाट्यम का मिश्रण था, उसी प्रकार कुचिपुड़ी नृत्य भी हमारा भरतनाट्यम से संबंधित है। इससे संबंधित आपको दो व्यक्ति याद रखने हैं, राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णा मूर्ति। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यामिनी कृष्णा मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा कुचिपुड़ी। तो आइए देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस गांव से अस्तित्व में आया, तो आपका आंसर होगा कुचेलपुरम गांव से अस्तित्व में आया। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी इसमें पुरुष ज़्यादा भाग लेते हैं महिलाओं की तुलना में। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो हमारा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम से संबंधित है हमारा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यामिनी कृष्णा मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ओडिसी नृत्य। कौन सा ओडिसी नृत्य? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ओडिसी नृत्य हमारा किस राज्य से संबंधित है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ओडिसी नृत्य यानी उड़ीसा से संबंधित है हमारा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित है। यह नृत्य भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी जब ये नृत्य करा जाता है तो भगवान विष्णु को मानकर किया जाता है, भगवान विष्णु को ईश्वर मानकर किया जाता है। नेक्स्ट है उदयगिरी पर्वत के लेखों वो कोणार्क मंदिर पर किस शास्त्रीय नृत्य के लेख देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा ओडिसी नृत्य के लेख देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? उदयगिरी पर्वत व कोणार्क मंदिर पर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उस पर। इससे संबंधित आपको जो व्यक्ति याद रखने हैं वो है सोनल मानसिंह और किरण सहगल। सोनल मानसिंह और किरण सहगल आपको याद रखने हैं। तो आइए देख लेते हैं ओडिसी नृत्य से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ओडिसी नृत्य हमारा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ओडिसी यानी उड़ीसा। ओडिसी नृत्य जो है वो किस भगवान को समर्पित है, तो आपका आंसर होगा विष्णु भगवान को समर्पित है हमारा ओडिसी नृत्य। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका उल्लेख उदयगिरी पर्वत व कोणार्क के सूर्य मंदिर पर देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा ओडिसी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सोनल मानसिंह, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, किस नृत्य से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा ओडिसी नृत्य से। किरण सहगल किस नृत्य से संबंधित हैं, तो किरण सहगल भी हमारी ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा वो है कथक। देखिए कथक से एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इससे ज़्यादा पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर सभी पूछे गए हैं। तो आप इसे अच्छे से सुनना कि इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथक से। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी का ये शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि कथक का मतलब क्या होता है,
तो कथक का मतलब होता है कथा कहना। दूसरे तरीके से क्वेश्चन इस एग्जाम में इस प्रकार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका मतलब होता है कथा कहना, तो आपका आंसर होगा कथक शास्त्रीय नृत्य का मतलब है कथा कहना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि हमारा जो कथक शास्त्रीय नृत्य है उस पर मुगल संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी जब कथक शास्त्रीय नृत्य फेमस हुआ था उस समय भारत में मुगल थे, इसी कारण जो हमारा कथक शास्त्रीय नृत्य है उस पर जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मुगल संस्कृति का ही देखने को मिलता है। यह पहला शास्त्रीय नृत्य था जहां से घरानों की शुरुआत हुई। घराने यानी जयपुर घराना, लखनऊ घराना, ठीक है, आपने सुना होगा बनारस घराना, इस प्रकार के घरानों की शुरुआत हमारी कथक शास्त्रीय नृत्य से हुई थी। जो हमारे अवध के राजा थे वाजिद अली शाह, उन्हीं के समय में यह सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ किसका, कथक शास्त्रीय नृत्य का। उन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ हमारा, किसके समय में, अवध के राजा वाजिद अली शाह के समय में। जो इससे संबंधित आपको व्यक्ति याद रखने वो हैं बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, जो कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में कि बिरजू महाराज और लच्छू महाराज हमारे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा कथक। तो आइए देख लेते हैं कथक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको याद रखना यूपी यानी उत्तर प्रदेश का है। कथक का मतलब क्या होता है, तो कथक का मतलब होता है कथा कहना। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिस पर मुगल संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा कथक शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है कि घरानों की शुरुआत सबसे पहले किस शास्त्रीय नृत्य से हुई, तो आपका आंसर होगा कथक शास्त्रीय नृत्य। घराने जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना। अवध के राजा वाजिद अली के समय में सर्वाधिक इसका विकास हुआ, किसका, कथक शास्त्रीय नृत्य का। जो हमारे बिरजू महाराज और लच्छू महाराज हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा कथक। तो ये क्वेश्चन कथक से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो है मणिपुरी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि मणिपुरी हमारा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो है हमारा मणिपुर का, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। यह सबसे भिन्न शास्त्रीय नृत्य है। इसका कारण ये है कि भारत में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं सभी में घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी पैरों में घुंघरू बांधकर डांस किया जाता है। लेकिन मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है डांस करते समय। इसमें सर्वाधिक ढोल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ढोल को आत्मा कहा जाता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की। ठीक है, इससे संबंधित आपको एक व्यक्ति याद रखने हैं, कलावती देवी। कलावती देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा मणिपुरी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा मणिपुर से संबंधित है। सबसे भिन्न शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मणिपुरी, क्योंकि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं बाकी सभी में घुंघरू का प्रयोग किया जाता है पैरों में बांधकर। ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य की आत्मा ढोल को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की आत्मा जो है वो है ढोल। कलावती देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है सत्रिया। सत्रिया हमारा लास्ट शास्त्रीय नृत्य है, यानी 8वां शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कौन सा, सत्रिया। सत्रिया हमारा असम का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सत्रिया हमारा कहाँ का नृत्य है, तो असम का नृत्य है। यह सबसे नवीनतम है, यानी सबसे बाद में जुड़ा हुआ शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है सत्रिया। इसका विकास किस व्यक्ति ने किया था, तो इसका विकास किया था शंकर देव ने। कौन थे, शंकर देव ने इसका सर्वाधिक विकास किया था, इसीलिए शंकर देव को सत्रिय शास्त्रीय नृत्य का जन्मदाता माना जाता है। इससे आपको संबंधित जो व्यक्ति हैं वो याद रखने हैं, रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप। आपको दो नाम इससे याद रखने हैं। तो आइए देखते हैं कि सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला तो यही बनेगा कि सत्रिय कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर होगा असम का नृत्य है। सबसे नवीनतम कौन सा नृत्य है शास्त्रीय नृत्यों में, तो आपका आंसर होगा सत्रिया। सबसे बाद में जुड़ा है सत्रिय शास्त्रीय नृत्य। शंकर देव ने इसका सर्वाधिक विकास किया था। क्वेश्चन ये बनता है कि शास्त्रीय नृत्य जो है हमारा सत्रिया, उसके जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा शंकर देव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अब जो हमारी बारी है वो है क्वेश्चन आंसर करने की। क्वेश्चन आंसर करेंगे अब हम, क्योंकि हर एक एग्जाम में
आप जाने से पहले प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर लगाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो हम हर एक टॉपिक यानी छोटे से छोटा टॉपिक, बड़े से बड़ा टॉपिक, सभी के ऊपर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके लिए एग्जाम के लिए। और एग्जाम टाइम में सबसे बड़ी बात है आपके पास क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन भी वो होंगे जो आप एक बार कर चुके होंगे, जिससे कि आप जब एग्जाम टाइम में उन्हें करने बैठेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, मेरे साथ जुड़िए। और नोट्स की आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, नोट्स लगातार टेलीग्राम चैनल पर मैं डालता रहूँगा। वीडियो के तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल पर नोट्स डाल दूंगा। आपका काम है केवल वीडियो को अच्छे से सुनना, अपने 15-20 मिनट वीडियो को देना रेगुलर। तो आइए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि किस नृत्य को दासीअट्टम कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा भरतनाट्यम। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दासियों के द्वारा किया जाता है मंदिरों में, इसलिए भरतनाट्यम को दासीअट्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस शास्त्रीय नृत्य को पूर्व का वैले कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा कथकली। कथकली को पूर्व का बैले कहा जाता है। और कथकली हमारा किस राज्य से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा मोहिनीअट्टम। इन्होंने मोहिनीअट्टम का सर्वाधिक विकास किया था। किसने? हेमा मालिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि सबसे भिन्न शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सबसे भिन्न जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी, क्योंकि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में घुंघरुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है पैरों में बांधकर। ठीक है। और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ढोल को मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आपका आंसर होगा सत्रिया। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य सबसे नवीनतम है भारत में, यानी 8वां शास्त्रीय नृत्य है और ये असम से संबंधित है। और इसका सर्वाधिक विकास शंकर देव ने किया था, इसीलिए शंकर देव को सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि घरानों की शुरुआत किस शास्त्रीय नृत्य से शुरू हुई थी। तो आपका आंसर होगा कथक। कथक से घरानों की शुरुआत हुई थी। घराना जैसे जयपुर घराना, वाराणसी घराना, लखनऊ घराना। ठीक है। कथक पर ही मुगल संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है और वाजिद अली शाह के समय में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था कथक शास्त्रीय नृत्य का। और कथक का मतलब होता है कथा कहना। ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, किस शास्त्रीय नृत्य का विकास शंकर देव ने किया था। अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया था, वो था हमारा सत्रिया, जो कि हमारा असम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है कि बिरजू महाराज और लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और कथक का मतलब होता है कथा कहना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण देखने को मिलता है। तो आपका आंसर होगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम और कथकली की कलाओं का मिश्रण करके किया जाता है। कौन सा? मोहिनीअट्टम। जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि किस शास्त्रीय नृत्य का विकास वाजिद अली शाह ने किया था। तो वो था हमारा कथक। अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया था, कथक शास्त्रीय नृत्य का विकास वाजिद अली शाह ने किया था। और कथक शास्त्रीय नृत्य पर मुगल संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने किए कॉन्सेप्ट और उसके बाद हमने किए क्वेश्चन आंसर टेस्ट। आप क्वेश्चन आंसर जरूर लगाइए। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ज़बरदस्ती क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, क्योंकि मैंने इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर लगा के और अपने कॉन्सेप्ट पढ़ के गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं। तो आप उसी स्ट्रेटेजी को अपनाइए जिससे कि आप आसानी से गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप सभी को बताना है कमेंट में कि लेक्चर कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है नेक्स्ट लेक्चर लाने के लिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए। और जिसको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट वॉच करनी है, प्लेलिस्ट देखनी है विद नोट्स के साथ, तो आप जाइए यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो के बाद ज्योग्राफी में क्वेश्चन आंसर कराए हैं और टोटल ज्योग्राफी मैप से कराई है। तो आपका काम है वीडियो को अच्छे से देखना, सुनना और समझना। नोट्स की आप दिक्कत ना ले, आने वाले समय में भी बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपकी कोई वीडियो मिस ना हो।
तो इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी थी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।